यस फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी फ्रॉम शिवा स्टडी जंक्शंस। और आज हम बात कर रहे हैं बुद्धि से रिलेटेड पेडागोजी के क्वेश्चंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? उत्तर है अल्फ्रेड बीने ने सन 1905 में। दूसरा है, मानसिक आयु क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? उत्तर है अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? मंद बुद्धि, औसत बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि या उच्च बुद्धि। फिर स्टर्न ने बुद्धिलब्ध आईक्यू को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? तो स्टर्न ने 1912 में बुद्धिलब्धि को मापा और एक नया सूत्र खोजा जिसे बुद्धिलब्धि या आईक्यू कहते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। वह कौन सा विद्वान है जिसने बुद्धिलब्ध के सूत्र को नया रूप दिया? टर्मन ने बुद्धिलब्ध के सूत्र को सन 1916 में एक नया रूप दिया, जो बुद्धिलब्ध आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। फिर है, भाटिया परीक्षा का संबंध किससे है? तो इसका बुद्धि को नापने से है। अब हम देख लेते हैं टर्मन के अनुसार बुद्धिलब्धि वर्गीकरण या बुद्धिलब्ध चार्ट देख लेते हैं। तो अगर हमारी बुद्धिलब्ध मतलब आईक्यू वैल्यू जो है तो 25 से कम है तो वह व्यक्ति जड़ बुद्धि का है। फिर अगर 25 से 50 के बीच में है तो वह व्यक्ति मूढ़ बुद्धि का है। 50 से 70 के बीच में है तो वह व्यक्ति मूर्ख है। 70 से 80 है तो वह व्यक्ति क्षीण बुद्धि का है। 80 से 90 है तो मंद बुद्धि। 90 से 100 है तो सामान्य। 100 से 125 है तो उच्च बुद्धि। 125 से 140 है तो वेरी सुपीरियर है। और 140 से अधिक है तो प्रतिभाशाली या जीनियस है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है? बुद्धि को नापने से। बुद्धिलब्ध को नापने का पहला सूत्र किसने दिया? स्टर्न ने दिया। स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया? टर्मन ने किया। बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? जर्मनी में सन 1879 में बनाई गई। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? वेसलर महोदय ने सन 1960 में। बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया? टर्मन ने। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। फिर प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डेवी। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन हैं? किल पैट्रिक और जॉन डेवी दोनों ही प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं। प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है प्रगतिशील शिक्षा। बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? कोहल वर्ग। नैतिकता का क्या अर्थ है? बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है, जैसे झूठ ना बोलो, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना आदि। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा है? 3 चरणों में। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 4 से 10 वर्ष, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 13 वर्ष से अधिक। समीपस्थ विकास का सिद्धांत ZPD सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है बाइगोत्स्की ने। बाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? बाइगोत्स्की रूस के निवासी थे। वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 विद्वानों ने दिया, जीन प्याजे ने, वाइगोत्स्की ने और ब्रूनर ने। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो उत्तर है अधिगम द्वारा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के डैश डैश का विकास करना। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से
एक हुनर कैसे सीख सकता है? खुद करके। अगर व्यक्ति कोई खुद करता है तो वह किसी भी हुनर को सीख सकता है। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डैश डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। वर्णमाला की पहचान डैश डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है, तो 3 वर्ष की आयु में वर्णमाला की पहचान शुरू हो जाती है। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे पर लागू होता है? तो 6 से 14 वर्ष। शिक्षा को ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। फिर है सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं होती? प्रतिरोध। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125। फिर है विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है? तो उत्तर है इसका बहुविकल्पीय प्रश्न। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? स्किनर ने। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 5 वर्ष में। बुद्धिलब्ध मापन के जन्मदाता हैं टरमैन। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1900। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 11 से 15 वर्ष। फिर है जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 71 से कम। फिर गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी। विकास की अवस्था है गुणात्मक। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? परिवार। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? जीन पियाजे द्वारा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष तक। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? सृजनात्मकता। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे कहा जाता है सीखना। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। माता पिता के वंशज में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिकता। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था। कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित। ओके फ्रेंड्स, ये रही मेरी आज की वीडियो। जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें।